बच्चों आज हम IIT एडवांस 2023 के मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें m इज इक्वल टू 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा i और j जो है ये बिलोंग कर रहा है 1, 2, 3 और यहाँ पे हमारा a i j इज इक्वल टू 1 होगा इफ j प्लस i इज डिविजिबल बाई i, यानी कि यहाँ पे हमारा j प्लस 1 जो है ये i से डिविजिबल होगा, तब यहाँ पे हमारा a i j इज इक्वल टू 1 होगा, नहीं तो हमारा a i j इज इक्वल टू 0 होगा। तब हमें बताना है कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम m मैट्रिक्स बना लेते हैं 3x3 का। तो यहाँ पे हमारा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही हमारा होगा 3x3 का मैट्रिक्स। अब यहाँ पे अगर हम A11 लेते हैं तो यहाँ पे हमारा i की वैल्यू 1 और j की भी वैल्यू 1, तो यहाँ पे हमारा 1 + 1 2 हो जाएगा और i की वैल्यू 1 है तो 2 हमारा 1 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ पे हमारा A11 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। ऐसे हम क्या करते हैं, i की वैल्यू 1 लिया, j की वैल्यू 2 लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 2 + 1 3 होगा और 3 1 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ पे भी हमें 1 मिल जाएगा। अब ऐसे हमारा A13 मतलब i की वैल्यू 1 लिया, j की वैल्यू 3 लिया, तो 3 + 1 यहाँ पे हमारा 4 बनेगा, 4 हमारा 1 से डिविजिबल है तो यहाँ से भी हमें 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा A21 है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है, तो j की वैल्यू 1 + 1 हमारा 2 हो गया, i की वैल्यू 2 है तो हमारा 2 जो है 2 से डिविजिबल है, यानी कि यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 1। अगला हमारा A22 है, यानी कि j की वैल्यू 2 लिया तो 2 + 1 3 हो गया, i की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हमारा 3 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारी 0 हो जाएगी। अगला हमारा है A23, यानी कि i की वैल्यू तो हमारी 2 है, j की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हमारा 3 + 1 4 हो गया, i की वैल्यू 2 है तो 4 हमारा 2 से डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू भी हमारी 1 हो जाएगी। अगला हमारा A31 है, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हमारा 1 + 1 2 हो गया, 3 से हमें डिवाइड करना है तो यहाँ पे हमारा 2 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारी 0 हो जाएगी। अगला हमारा A32 है, यानी कि i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 2, तो यहाँ पे हमारा 2 + 1 3 हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। अगला हमारा A33 है, मतलब i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 3, तो यहाँ पे हमारा 3 + 1 4 हो गया और i की वैल्यू 3 है तो 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगी। तो ये मिल गया हमें 3x3 का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स बना लिया। अब ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि m इज़ इन्वर्टिबल, यानी कि यहाँ पे हमें बताना है कि हमारा m मैट्रिक्स जो है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट, यानी कि यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स m है तो m का डिटर्मिनेंट निकाले तो वो इज इक्वल टू 0 की ना हो। अगर यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिल जाती है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। तो चेक करते हैं। अगर यहाँ पे इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 0 -1 -1, यहाँ पे हमें 0 -0 मिलेगा और यहाँ पे हमारा +1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 -0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू 0 मिल रही है। अगर वैसे भी देखते हैं तो हमारा कॉलम 1 और कॉलम 3 जो है ये हमारा आइडेंटिकल है, वैसे भी हमें दिख रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें वैल्यू 0 मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ये हमारा इज नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है, यहाँ पे हमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है। अब सेम कॉन्सेप्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि द मैट्रिक्स m-2i इज इन्वर्टिबल वेयर i इज द 3x3 आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम निकालेंगे m-2i, देखते हैं इज इक्वल टू 0 के आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा m है 1 1 1 1 0 1 0 1 0 माइनस, यहाँ पे हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स लिखेंगे, उसमें 2 से इंटू हुआ है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें इज इक्वल टू में मिल जाएगा 1 -2, तो यहाँ पे मिल जाएगा -1 1 1, यहाँ पे हमें मिलेगा 1 -2 1, यहाँ पे हमारा 0 1 -2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें m-2i की वैल्यू ये मिल गई। देखते हैं ये हमारा 0 के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर इसको हम ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें m-2i इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा -1 है इंटू यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4 -1, यहाँ पे हमारा -1 इंटू यहाँ पे हमारा आ जाएगा -2 और -0 हो जाएगा प्लस
यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस 0। अगर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें -3, यहाँ से मिल जाएगा +3, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे मिल जा रही है 0। तो m-2i ये हमारा इज इक्वल टू 0 के है, तो ये भी हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है, इज नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी और सी बचा हुआ है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें बताना है कि क्या कोई ऐसा नॉन जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जो m के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें ऐसी वैल्यू मिले। सॉल्व करके देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करने जा रहे हैं। m को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा है 1 1 1 1 0 1 0 1 0, ये हमारा m मैट्रिक्स हो गया। कॉलम मैट्रिक्स A1 A2 A3 इज इक्वल टू -A1 -A2 -A3। तो यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा A1 + A2 + A3, यहाँ पे हमारा बन जाएगा A1 + A3, यहाँ पे मिल जाएगा हमें A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा -A1 -A2 -A3। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन बनाएं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा A1 + A2 + A3 इज इक्वल टू -A1, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 2A1 + A2 + A3 इज इक्वल टू हमें 0 मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अगला हमें मिलेगा A1 + A3 इज इक्वल टू -A2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगला हमें मिल जाएगा A2 इज इक्वल टू -A3, ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 3। अगर हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा A1 + A3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा A3। तो यहाँ से अगर हम A1 की वैल्यू निकालें तो A1 इज इक्वल टू में मिल जा रहा है 0। अब A1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, A1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो हमारा 2A1 + A2 + A3 इज इक्वल टू हमारा 0 है। तो यहाँ से हमारा ये 0 हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा A2 इज इक्वल टू -A3। तो अगर यहाँ पे हम कॉलम मैट्रिक्स बनाएं तो यहाँ पे हमारा कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा A1 की वैल्यू 0, यहाँ पे हमारा A2 और यहाँ पे हमारा A3 है, A3 की वैल्यू यहाँ पे हमारा -A2 होगी। तो ये बन गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स। तो ऑप्शन में हमें यही बताना था कि नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम A2 की इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा -A2 है, तो जो A2 की वैल्यू लेंगे वही हमारी यहाँ पे भी मिलेगी, बस यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा। तो जो कंडीशन हमें ऑप्शन में दी हुई है ये उसको सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसा मैट्रिक्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पे जीरो और नॉन जीरो दोनों कॉलम मैट्रिक्स मिलेंगे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द सेट, यहाँ पे हमारा x बिलोंग कर रहा है r⁻3। यहाँ पे r⁻3 इसका मतलब है कि x y z हमारा कोई प्लेन होगा, सच दैट mx इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा 0 जो है ये नल मैट्रिक्स है। तो इसको भी देखते हैं ये हमारा सही है कि गलत। तो हमें दिया हुआ है m × x इज इक्वल टू 0। m हमारा 3×3 का मैट्रिक्स था, उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 1 1, यहाँ पे हमारा 1 0 1 था, यहाँ पे हमारा 0 1 0 था। अब यहाँ पे हमारा x का मतलब है कि कोई प्लेन यानी कि x y z होगा, इज इक्वल टू हमारा नल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0 0 0। तो अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x + y + z, यहाँ पे मिल जाएगा हमें x + z, यहाँ पे हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिलेगा 0 0 0, हमारा नल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा x + y + z इज इक्वल टू हमारा 0 है, x + z इज इक्वल टू हमारा 0 है और y इज इक्वल टू हमारा 0 है। अगर y की वैल्यू 0 है तो यहाँ से मिल जाएगा हमें x + z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू -z मिलेगा और y इज इक्वल टू हमारा 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम x y z की वैल्यू लिखें तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी लैम्डा 0 - लैम्डा, कुछ इस प्रकार मिलेगी। और यहाँ पे हमारा लैम्डा जो होगा वो बिलोंग करेगा r को, मतलब रियल नंबर। इस ऑप्शन में हमें यही बताना था कि क्या x कोई इस प्रकार का मैट्रिक्स मिल सकता है जो m के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें नल मैट्रिक्स दे दे। तो यहाँ पे हमारा लैम्डा बिलोंग कर रहा है r को। अगर यहाँ पे हम x y z की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे m के साथ अगर x को मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे हमें नल मैट्रिक्स मिल रहा है। तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। लेकिन ऑप्शन में हमें दिया हुआ था कि हमारा कैपिटल X नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल X जो है ये वाली हमारी मैट्रिक्स x y z यही है।
तो अभी हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हमें मिल रहा था कि लैम्डा 0 और माइनस लैम्डा होगी इसकी वैल्यू। यहाँ पे हमारा लैम्डा जो है बिलोंग कर रहा था आर को, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारा कैपिटल एक्स नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। बच्चों को हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा पेपर नंबर 2 का है। इस क्वेश्चन में हमें R इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स में A, B, C और D जो हैं ये बिलोंग कर रहे हैं 0, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 को। इसका मतलब ये है 0 को छोड़ के सभी यहाँ पे प्राइम नंबर हैं। तब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देन द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इन आर, यानी कि आर जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें बताना है कितने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि टोटल मैट्रिक्स निकाल लेंगे, फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे कितने हमारे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है। इस तरीके से सॉल्व करने पर क्वेश्चन हमारा आसान होगा। अब यहाँ पे हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है वो हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है, और जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाता है वो हमारा नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल मैट्रिक्स निकाल लेंगे कितने हमारे मैट्रिक्स होंगे, फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को, तो हमारे यहाँ पे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू टोटल मैट्रिक्स माइनस नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो टोटल मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा A, B, C और D जो है ये बिलोंग कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा A, B, C और D की जो है 8 वैल्यूज़ हैं। A की भी 8 वैल्यू, B की भी 8 वैल्यू, C की भी 8 वैल्यू और D की भी 8 वैल्यू। मतलब यहाँ से हमें मिल जाएगा A की 8 वैल्यू, B की भी 8 वैल्यू, C की भी 8 वैल्यू और D की भी 8 वैल्यू। तो यहाँ से हमें मिल गया 8 की पावर 4। तो 8 की पावर 4 की वैल्यू होती है 4096। तो ये मिल गया हमें टोटल मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर जो हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो हमें आर इज इक्वल टू दिया हुआ है A3B C2D 050। तो ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट रो के अबाउट इसको ओपन करेंगे तो मिल जाएगा हमें -5 इंटू A इंटू D माइनस B इंटू C। हमें ये मिल गया। हमें यहाँ पे अब देखना है नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उसके लिए कितने केसेस बनेंगे हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के लिए कितने केसेस बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा A, B, C, D ये बिलोंग कर रहे हैं 0, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 17 को। हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला तो हमें मिला हुआ है -5 इंटू A इंटू D माइनस B इंटू C। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होने के लिए हम फर्स्ट केस बनाते हैं। फर्स्ट केस में क्या करेंगे, A, B, C, D सभी की वैल्यू यहाँ पे हम सेम ले लेते हैं, यानी कि A इज इक्वल टू, B इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू D व्हेन ऑल नंबर आर सेम। यहाँ पे A, B, C और D के टोटल नंबर्स 8 हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं A की वैल्यू हमने 0 ले लिया, तो यहाँ पे हमारा D भी 0 होगा, B भी 0 होगा, C भी 0 होगा, तो हमारा 0 मिल जाएगा। ऐसे हम मान लेते हैं A की वैल्यू 3 ले लिया या 5 ले लिया, 7 ले लिया, 11 ले लिया, 13 या 17 कोई भी वैल्यू ले लेंगे, सभी हमारा इक्वल है तो यहाँ से हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे टोटल नंबर्स 8 हैं तो यहाँ से हमें 8 मिल जाएगा। अब हम केस सेकंड देखते हैं। तो केस सेकंड में हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमें मिला हुआ है -5 A इंटू D माइनस B इंटू C। तो यहाँ पे हमारा A, B, C, D जो है हम 3 को 0 करने जा रहे हैं, एक को कोई और नंबर मान लेंगे। तो A, B, C, D में से हम किसी 3 को 0 कर सकते हैं और किसी एक को कोई और नंबर मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हमने 3 को 0 मान लिया, तो बचा हुआ एक हमारा नंबर जो है वो इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है। 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7, 9, 11, 13, 17 कोई भी नंबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको समझ लें तो मान लेते हैं ये हमारा A है, ये B है, ये C है और ये हमारा D है। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं A, B, C को 0 ले लिया, 3 को कोई और नंबर ले सकते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक बार A को 3 ले लेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, एक बार B को 3 ले लेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, एक बार C को 3 ले लेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। मतलब यहाँ पे हमारा 3 नंबर हमेशा 0 रहेगा और एक नंबर ऐसा होगा जिसको हम कोई और नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पे इसको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि हमारा एक बार A, एक बार B, एक बार C सभी 3 होंगे। तो यहाँ पे इसको अरेंज करने का तरीका हमारा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा।
और अपॉन में हमारा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 जो है ये रिपीट करेगा, और इनटू में हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमने 3 लिया, ऐसे हम 7, 9, 11, 13, 17 कोई भी ले सकते हैं। बचे हुए हमारे जो 7 नंबर हैं उसमें से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे इनटू में हमारा 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 लिया हुआ है, ये हमारा चेंज होगा, कभी 7 होगा, कभी 9 होगा, कुछ भी होगा। तो यहाँ पे हमारा इनटू में 7 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 28। तो यहाँ पे 28 तरीके ऐसे होंगे कि जहाँ पे हमें सॉल्व करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिलेगी। तो फर्स्ट केस में हमें 8 तरीका मिला, सेकंड केस में हमें 28 तरीका मिला जहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। अब हम केस थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो केस थर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा a इंटू डी माइनस बी इंटू सी है। तो यहाँ पे हमारा a भी 0 हो सकता है, d भी 0 हो सकता है। तो दोनों में से किसी एक को हम 0 ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने d को 0 ले लिया, a भी हमारा 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने d को 0 मान लिया है। यहाँ पे हमारा b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। तो दोनों में से किसी एक को हमें 0 मानना है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं b हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पे हमारा a और c बचा हुआ है, तो 0 को छोड़ के टोटल हमारे 7 नंबर बचे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा a और c जो है इसको फिल करने के लिए हमारे 7 तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 7 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको भी हम 7 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 7 इंटू 7। ये तो मिल गया हमें नंबर फिल करने का तरीका, क्योंकि हम एक ही जगह पे 3, 5, 7 कुछ भी फिल कर सकते हैं, उसका तरीका तो हमारा ये हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारा a इंटू डी है, तो यहाँ पे हमारा d भी 0 हो सकता है, a भी 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हमने d को तो 0 ले लिया है, लेकिन a को मान लेते हैं हमने यहाँ पे फिल कर दिया 3 से, तो यहाँ पे हमारा 3 इंटू 0 हो गया। लेकिन जब हमारा a 0 होगा तो यहाँ पे हमारा 0 इंटू 3 बन जाएगा। मतलब इसको अरेंज करने का भी 2 तरीका है, तो इंटू में हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 3 से फिल किया, तो यहाँ पे हमारा 3 इंटू 0 आ गया और 0 इंटू 3 आ गया। तो यहाँ पे हमारा 3 की जगह पे 7, 9, 11 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा अगर 9 ले लेंगे तो 9 इंटू 0 बनेगा और 0 इंटू 9 बनेगा। मतलब कोई भी नंबर फिल करेंगे तो उसको अरेंज करने के लिए केवल 2 तरीके होंगे। तो यहाँ पे हमारा इंटू में 2 आ गया। ऐसे अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने b को 0 लिया हुआ है, c को हम 3 से फिल कर देते हैं, तो 0 इंटू 3 आ गया। और अगर हम c को 0 ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 इंटू 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम 3 की जगह पे 7, 9 कुछ भी लेंगे तो हमारा इसको अरेंज करने के लिए केवल 2 तरीका होगा। तो इंटू में हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको इंटू कर लेते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा 196। अब हम केस अगला देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा केस नंबर 4 होगा और यही हमारा लास्ट केस होगा। तो केस नंबर 4 में हम क्या करेंगे, a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम a b c d किसी को भी 0 के बराबर नहीं लेंगे, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 के होगा। यहाँ पे हमारा था a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, हमें इसको 0 करना है, लेकिन a b c d किसी को भी 0 नहीं लेना है। तो हमारे टोटल नंबर 8 थे, जिसमें से हमें 0 नहीं लेना है, तो बचे हुए टोटल नंबर 7 है। तो 7 में से हमें 2 नंबर लेना है, हमें इसको 0 करना है, तो 7 में से हमें 2 नंबर लेना है। तो 7 में से 2 नंबर लेने का तरीका हो गया 7c2। तो हमें 7 में से 2 नंबर लेना है, तो मान लेते हैं हमने a को 3 ले लिया और d को यहाँ पे हमने 11 ले लिया। यहाँ पे हमारा b इंटू सी है, तो यहाँ पे हमें b को 3 लेना पड़ेगा और c को 11 लेना पड़ेगा, तो ये हमारा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा a इंटू डी जो है इसको हम 3 इंटू 11 कर सकते हैं और 11 इंटू 3 भी कर सकते हैं। मतलब इसको अरेंज करने का 2 तरीका और इसको भी अरेंज करने का 2 तरीका। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 इंटू 2। हम यहाँ पे 0 को छोड़ के 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 17 इन 7 नंबर में से कोई भी नंबर ले सकते हैं 3 और 11 की जगह पे। लेकिन उसको अरेंज करने के लिए केवल यहाँ पे हमारे 2 तरीके होंगे। तो अगर इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 76/2 इंटू 2 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 84। तो यहाँ पे r के डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 करने के लिए यहाँ पे हमें फर्स्ट केस में 8 तरीके मिले, सेकंड केस में 28, थर्ड केस में 196 और फोर्थ केस में हमें 84 मिल गया। अगर इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 316। तो यहाँ पे हमारा 316 जो मिला हुआ है ये हमारा नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। हमें निकालना था नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये तो हमारा नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिला हुआ है। नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू टोटल मैट्रिक्स। हमारा टोटल मैट्रिक्स था 4096 माइनस नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि 316। तो इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3780। तो टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमें इतने मिल जाएंगे, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा अच्छा था। तो IIT JEE एडवांस 2023 में मैट्रिक्स के केवल 2 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे हमने दोनों कंप्लीट कर लिया। तो मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन हमारे जो है हमेशा आते रहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना आना ही चाहिए। बाकी और चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।